हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। देखिए, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर से रिलेटेड यानी कि जो आपका बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है सीसीएस यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो ये पेपर है ना, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इस पेपर से रिलेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको लेकर के भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे जा कर के आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर वो वीडियो को देखिए पसंद आती है तो आप उस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर ही देना। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, बेसिकली आपको पसंद ही आने वाली है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के कुछ ज़्यादा टाइम तो आपके पास रह नहीं रहा है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छी भी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ साथ देखिए सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मुझे पता होता है, देखिए जब मैं एनालिसिस देखती हूँ, अपने एनालिटिक करती हूँ अपने चैनल को, तो मुझे पता होता है जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो को देखते भी हैं, उनको पसंद भी आती है, वो लाइक भी करते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको इसमें चार्ज देना पड़ेगा ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। देखिए, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में, रिपब्लिक तो आपको पता ही होगा, अगर आपने प्लेटो पढ़ा होगा, रीड किया होगा बहुत अच्छी तरीके से, तो रिपब्लिक उसकी बहुत ही बेहतर, बहुत बोल्ड, फेमस एक राइटिंग्स है जो किसी एक कंट्री में नहीं, हर कंट्री में फेमस है। तो उस रिपब्लिक ने उसने संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसने कहा कि संरक्षक वर्ग, देखिए संरक्षक वर्ग क्या होता है, जो किसी स्टेट को प्रॉपर रूप से प्रोटेक्ट करता है, सैनिक वर्ग, फोर्स, आर्मी, ये सब। तो उन्होंने जो प्लेटो है उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो संरक्षक वर्ग के लिए होनी चाहिए। इस एजुकेशन और रिपब्लिक में जो भी लिखा गया है इसको लेकर भी एक रूसो ने भी, देखिए जो जीन डेक्स रूसो है, हॉब्स रूसो, ये सब, उसमें से जो रूसो है उसने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उसने भी बोला है कि जो रिपब्लिक है ना, वो राजनीतिक शास्त्र का कोई ग्रंथ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको ग्रंथ मान लेते हैं, वो कोई ग्रंथ व्रंथ नहीं है, बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया नहीं, कि जब भी कभी लिखा गया होगा उसे नहीं पता, लेकिन जब भी कभी लिखा गया है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है एजुकेशन पे। कि द रिपब्लिक इज नॉट ए वर्क अपॉन पॉलिटिक्स बट द फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन दैट वॉज एवर रिटिन। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई कि शिक्षा किस चीज़ के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए। अब वो आगे डिस्कस करता है कि उस समय पे जो एथेंस राज्य था, स्पार्टा राज्य था, तो उस राज्यों में किस तरीके से शिक्षा पद्धति थी और उस शिक्षा पद्धति का उसने कैसे यूज़ किया, उसने कैसे यूटिलाइज किया प्लेटो ने, ठीक है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एथेंस की शिक्षा पद्धति। देखिए, एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य हो समझा जाता था। निजी कार्य का मतलब उसकी वो पर्सनल जिम्मेदारी थी, उसकी वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसमें जो स्टेट था वो इंटरफेयर करता नहीं था, यानी कि वहाँ पे राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति के लिए फिजिकली और मेंटली तो स्ट्रॉन्ग थी ही, मतलब पर्सनली डेवलपमेंट तो अच्छा खासा इंसान का वहाँ पे हो जाता था, क्योंकि अपनी फैमिली से वो चीज़ अचीव कर रहा है, तो फैमिली में उसको अच्छा खाना, अच्छी परवरिश, बेसिकली उसकी वो होनी ही थी, वो तो 100% थी। लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि कुछ फैमिली तो ऐसी भी रही होंगी उस समय पे जिन्होंने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखा होगा, एजुकेशन को वेस्ट ऑफ टाइम रखा होगा कि क्या करना है, एजुकेशन पढ़ लिख के कहाँ जाना है। तो बहुत हद तक उस समय पे वो फैमिली भी रही होंगी। और अगर उन्हीं फैमिली में से वही मेंबर्स बाहर आकर के सिस्टम में इंक्लूड हो जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं, पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं या कोई शासक बन जाते हैं, तो ऐसे शासक प्रॉपर रूप से इनकेपेबल होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे तो वो है नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड वो है नहीं है। तो एक लेवल पे थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस इस पद्धति की हो जाती है कि जब वहाँ पे स्टेट कंट्रोल नहीं करता है एजुकेशन पॉलिसी को, तो और फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली उस चीज़ को करेगी, तो कभी काफ़ी हद तक बहुत सारी ऐसी फैमिली होती हैं जो एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट करती है। दूसरी हम बात करते हैं स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। देखिए, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से बिल्कुल डिफरेंट है और इसके ठीक अपोजिट है। यहाँ पे एजुकेशन में प्रॉपर रूप से, यानी कि उस बच्चे की परवरिश करना, मेंटली भी और फिजिकली भी एजुकेशन देना, वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्य की होती है उसमें। इस देखिए इसमें भी एक रीजंस है कि जो स्टेट है वो सारी चीज़ें अपने हाथों में ही क्यों लेता है, कंट्रोल ही क्यों करता है।
स्पार्टा जो राज्य था, नगर राज्य था, वो चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक राज्यों से घिरा हुआ था। उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं अटैक ना कर दे, और इसी डर की वजह से वो क्या करता था, वो अपने राज्य के हर एक, चाहे वो मेल है फीमेल है, लड़का है लड़की है, हर एक व्यक्ति को वो फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को वो कंपलसरी रखता था, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। तो ये बेहतर कंडीशंस थी उस स्टेट की कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था कि नहीं मेंस ही होनी चाहिए फोर्स में, नहीं, वो वुमेन्स को भी उतनी प्रायोरिटी पे रखता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो प्रॉपर रूप से एजुकेशन, इसमें फिजिकल एजुकेशन, उसमें मेंटली एजुकेशन, हर तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट की जो भी प्रोसेस होता था राज्य अपने आधार पर कराता था उन बच्चों को। तो स्पार्टा, और ये एक लेवल भी है, अगर वो वुमेन्स को मतलब प्रायोरिटी देगा, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देगा कि वो स्ट्रांग हो, तो उसके जो उसकी जो संतान होगी वो भी बलवान होगी, वो भी पुष्ट होगी। तो वहाँ पे अगर वो फिजिकली पहले से स्ट्रांग होगा, वो जो संतान है, वो जो बच्चे हैं पहले पहले से स्ट्रांग होंगे, तो वो राज्य के लिए बेहतर प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं, वीकनेस होगी नहीं। तो ये उन्होंने इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि वुमेन्स को, मेंस को तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वुमेन्स को भी हम फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी रखेंगे ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, और आने वाली जो भी जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली फिर स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है। तो स्पार्टा के बच्चों को 7 साल की आयु में ही, जब वो 7 साल के हो जाते थे, उसी वर्ष उनके परिवार से ले लिया जाता था, और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे, यानी कि पूरी की पूरी जो एजुकेशन है उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उन लोगों की होती थी। तो स्पार्टा की यह शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल होती थी कि राज्य की कैसा नेचर है, उसकी कैसी, मतलब उसका कैसा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग रखते थे। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉपर रूप से ये 2 पत्ती उन्होंने डिस्क्राइब की कि एथेंस में कैसा था, स्पार्टा में कैसा था, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे प्लेटो की शिक्षा योजना तैयार की जाती है, फिर प्लेटो इसके आधार पर अपनी शिक्षा योजना बनाता है। वो क्या करता है, इन दोनों को मिक्सअप कर लेता है, और इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद उसने एजुकेशन को डिवाइड कर दिया प्राइमरी एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन में वो क्या कहता है कि जो एजुकेशन है वो 6 से 20 तक की उम्र तक चलेगी, जो प्राइमरी एजुकेशन है। इस बीच में, इस लेवल के बीच में, यानी कि 6 साल से 20 साल की एज के बीच में वो एज भी आती है जिसमें बच्चे इनडायरेक्शंस हो जाते हैं, मतलब उनके कोई टारगेट नहीं होता है, गलत रास्तों पे चले जाते हैं। तो उस लेवल से हमें उनसे अलग रखना है उन बच्चों को, ताकि उनका जीवन में, उनकी लाइफ में एक पर्टिकुलर टारगेट हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो एजुकेशन पे फोकस कर सके, और एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो इनडायरेक्टली वो उनमें एक सैनिक का जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपने आप आ जाएंगी। तो उस लेवल उन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन था वो उस तरीके से रखा। दूसरी वो बताते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए कुछ उनकी डिमांड्स थी, कुछ उनकी प्रायोरिटी थी कि हायर एजुकेशन देखिए सबके लिए नहीं होगी, उसमें कुछ ही बच्चों के लिए होगी। उनके लिए कुछ, मतलब एबिलिटी, मेंटली एबिलिटी की वो एजुकेशन, मतलब एक एग्ज़ाम रखेंगे जो उसे पास करेगा, उसके बाद ही उनको हायर एजुकेशन दी जाएगी। तो इस तरीके की थी कि 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के बाद युवकों की, यानी कि जितने भी वहाँ पे मेल थे, फीमेल थे, जितने भी लड़के लड़कियाँ थे एजुकेशन में, उनकी बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई, यानी कि एबिलिटी की, उनकी एबिलिटी चेक की गई कि वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं, क्या वो सही में हायर एजुकेशन के लेवल को अचीव करने के लायक है या नहीं है। अगर वो फेल होते हैं उनमें से, तो जो फेल होने वाले व्यक्ति हैं वो सैनिक वर्ग या उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे, और उसके बाद कृषक, मजदूर वर्ग, शिल्पी वर्ग, इनके रूप में कार्य करेंगे। लेकिन परीक्षा में जो बच्चे पास हो जाएंगे वही व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, उन्हीं को वो अथॉरिटी दी जाएगी हायर एजुकेशन को अचीव करने की। तो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा उसमें। लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, जिस भी नाम से आप इसमें यहाँ पे रखना चाहते हैं इसमें, वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यह शिक्षा राज्य के शासक और संरक्षक वर्ग के लिए है, और इसमें दोनों ही, यानी कि मेंस भी और वुमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रॉपर रूप से यहाँ पे उन्होंने इस, मतलब जो हायर एजुकेशन था उसमें देखिए उनका पैटर्न क्या था कि क्या क्या उसमें वो रीड करने के लिए बच्चों के लिए देंगे। एक तो मैथ्स उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, एथिक्स, एस्ट्रोलॉजी और फिलोसफी, उन्होंने यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स को ऐड किया कि इनका अध्ययन रखा गया है और इनको अध्ययन कराया जाएगा। तो गणित प्लेटो का प्रिय विषय था। देखिए मैथ्स तो प्लेटो का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट्स था। तो और इसे वह दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था कि मैथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मैथ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिलोसफर।
तो दर्शन के भावी अध्ययन का यानी कि बहुत ज़्यादा उसको रेडी करने का, बहुत ज़्यादा स्टडी करने का मार्ग दिखाने के लिए युद्ध में उपयोगी होने के कारण वो गणित को बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में पार्ट मानता था, बहुत पॉइंट देता था, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता था, विशेष स्थान रखता था। और इंक्लूड प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, जो उसकी अकेडमी थी, उसके भी एंट्री गेट पे उसने क्या लिखवाया हुआ था कि गणित की एक शाखा है ये। उसने फर्स्ट प्रायोरिटी गणित की लिखी हुई थी कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करें, यानी कि जिन्हें ज्योमेट्री नहीं आती ना, जो ज्योमेट्री के बारे में जानते नहीं है, वो प्लीज़ यहाँ पे एंट्री ना ले। मतलब जानते हैं ज्योमेट्री के बारे में, एंट्री लें, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट एंट्री के लिए तो उन्होंने ये मतलब डिमांड रख दी थी, कंडीशन रखती थी कि अगर आपसे ज्योमेट्री नहीं आती है तो आप मत आए यहाँ पे। तो इस तरीके की शिक्षा पद्धति प्लेटो ने अपनी एकेडमी में रखी थी। 10 वर्ष की हायर एजुकेशन के बाद 30 साल की जब एज हो जाती है तो उसके बाद फिर एक और परीक्षा उन्होंने रखी कि एक और एजुकेशन मतलब एक और एग्ज़ाम रखो, जिसमें जो असफल हो जाएंगे विद्यार्थी, जो फेल हो जाएंगे विद्यार्थी, वो एक साधारण अधिकारी होंगे। उसके बाद जो पास हो जाएंगे उनको फिर 5 साल के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए रखा जाए, जिसमें न्याय, तर्क यानी कि फैक्ट और जस्टिफाई करना, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेकिन उसके बाद 35 वर्ष की शिक्षा मतलब थोड़ी सी अपूर्ण मानी जाती थी। ज़रूरी नहीं था कि फ़िलॉसफी में या किसी चीज़ में किसी का इंटरेस्ट हो, कि बहुत सारे केसेस उनको दिए जाते थे हैंडल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। बहुत सारे लोग उन्हें नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को सांसारिक स्थिति, व्यवहारिक अनुभव नहीं होता था। अब 35 के बीच में उन्होंने 15 साल और बढ़ा दिए इसके, कि 35 के बीच में 15 साल तक अब वो एजुकेशन लेंगे, 50 साल तक की वो एजुकेशन लेंगे, जिसमें उनको एक्सपेरिमेंट करने होंगे, एक्सपीरियंस लेने होंगे उस समाज में रह करके, समाज के अंदर रह करके, कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोग समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यानी जिस तरीके से फिलोसफर सोचता है, तो उस लेवल पर। तो वहाँ पे उस मतलब जो उनकी लाइफ थी, उसकी जो एजुकेशन थी, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको झेल करके प्रैक्टिकली शिक्षा, प्रैक्टिकली जो एजुकेशन है, जो हम अपनी लाइफ से सीखते हैं, उसकी वहाँ पे व्यवस्था की है। तो यानी कि प्रॉपर रूप से उन्होंने 50 साल तक की जो एजुकेशन का जो प्रोसेस यहाँ पे रखा हुआ है, वो बहुत ही डिमांडेबल है, बहुत ही कंडीशन अप्लाई है, और बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट्स उन्होंने बताया है कि 50 साल के बाद अब वो दार्शनिक बनने के लायक हो जाएगा व्यक्ति, जो 50 साल तक इस एग्ज़ाम को पास करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वही व्यक्ति दार्शनिक होंगे और वही व्यक्ति उस स्टेट के शासक होंगे और वही व्यक्ति राज्य को संभाल पाएंगे। तो प्रॉपर रूप से ये पूरा का पूरा जो आज हमने यहाँ पे सिद्धांत डिस्कस किया, ये है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। मेक श्योर आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी हद तक प्रभावित लगा होगा, आप इसे प्रभावित हुए होंगे, आपको इम्पोर्टेंस लगा होगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और साथ ही साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट कर